जो आदमी अपने लिए दिन में 1 घंटे नहीं निकाल सकता है ना, तो उसको मर जाना चाहिए। उन्होंने इतने क्लियरली बोला है। मैं भी एक टाइम पे 105 किलो का हुआ करता था। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि 105 केजी के बाद इस सिचुएशन में आप बैठे हैं, तो इसका मतलब मोर और लेस डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। ओबेसिटी बताना बॉडी शेमिंग में नहीं आता है कि मोटापा आपकी खुद की देन है, तो ये बॉडी शेमिंग नहीं है, बेसिकली ये हैबिट शेमिंग है। कि सारा सामान मंगाने के लिए हमारे पास ऐप है, जाने के लिए गाड़ी है, चढ़ने के लिए लिफ्ट है, और खाने के लिए नेचुरल चीज मिली नहीं रही, पैकेज्ड चीज ज्यादा है। और यही हमारी ओबेसिटी का कारण है। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो बिंदास होकर के खूब खाते, कहते हैं भैया पिज्जा बर्गर के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है, हम हर हफ्ते में 3 दिन तो हम बाहर ही खाना खाते हैं, होटल में रहते हैं, दारू भी पीते हैं। एक्सरसाइज के नाम पे नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि भाई आपका तो भगवान ही भला कर सकता है, तो उनसे मैं सीधे हाथ जोड़ लेता हूं, नमस्ते। बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार में हम देखते हैं स्टार्स की बॉडी एकदम फिक्स पैक और लगता है एकदम वैक्स से बनाया हुआ है। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, मैक्सिमम लोग प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं उस लुक के लिए, लेकिन मेहनत भी करते हैं। इससे कुछ बॉडी में डिस्मॉर्फिक बॉडी दिखने का कुछ रिस्क रहता है क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशन? वो हम होने ही नहीं देते ना। ऐसा नहीं करते हैं कि आपको एक जगह से पूरा फैट निकाल दिया, बाकी जगह पे आप हो, क्योंकि वो पेशेंट ही बैड होते हैं। उस तरह के पेशेंट पे लाइपोसक्शन करना ही नहीं पड़ता है। न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में हेयर ट्रांसप्लांट और लाइपोसक्शन के बाद डेथ रिपोर्टेड है, बट कहाँ? वहां जब लोगों ने सैलून में या छोटी सी क्लिनिक में सर्जरी कर दिया। सर शॉर्ट में मुझे एक समराइज करिए आप एक बार कि जो लाइपोसक्शन का तरीका है, ये इसको हम मतलब शॉर्टकट बोलेंगे या फिर एक स्मार्ट चॉइस बोलेंगे? शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं उनके लिए लाइपोसक्शन है ही नहीं। सिंपल भाषा में सर ये जानना है मुझे कि लाइपोसक्शन के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन से पेशेंट्स होते हैं? वो कैंडिडेट जिनकी डाइटरी स्टाइल अच्छी है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी कुछ एरियाज में स्टबर्न फैट से सफर कर रहे हैं, वो परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं। लाइपोसक्शन के बाद सर दोबारा फैट आ जाता है? जिन एरिया से हम लाइपोसक्शन करते हैं वहां पर फैट सेल्स के नंबर भी एक्चुअली कम आते हैं, उस एरिया में फैट गेन की टेंडेंसी बहुत कम आती है। मेरे फ्रेंड की शादी है और उसका कॉल आया था जब उसको पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट है मेरा, तो उसका ये था कि शादी है और कितने जल्दी मैं अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ सर का, कि मतलब एक पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो पाए उसका। अगर आप किसी शादी ब्याह या किसी इवेंट के लिए लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने का टाइम रिकवरी के लिए लेके चलिए। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन बेस्ड इन लखनऊ। वेलकम टू द इवनिंग राउंड्स। मैं हूं डॉक्टर निखिल सिंह और हम बात करते हैं डॉक्टर्स से मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में, मेडिकल जर्नल्स के बारे में, रिसर्चर्स के बारे में, एवरीथिंग विच वी यूज्ड टू डू बैक इन इवनिंग राउंड्स। Very welcome to our new guest, Dr. R.K. Mishra sir from SIPS Hospital, Lucknow. And sir, we are pleased to have you today as our guest. Thank you. And मतलब पहले तो सर आप ये बताइए मुझे कि आप जिम में कितना टाइम देते हैं? ऑब्वियसली फिट रहने के लिए टाइम देना पड़ता है, तो मैं रेगुलर करीब 1.5 घंटे के आसपास रोज मॉर्निंग में जिम में टाइम देता हूँ। सर मेडिकोज को आपसे मतलब सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकोज जो है फंसे रहते हैं। मैं खुद मतलब हॉस्पिटल के काम में फंसा रहता हूँ और मतलब ऐसे होता है कि टाइमिंग ऑड्स ही होते हैं हमेशा, बट उसमें से आप टाइम जिम को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप मतलब क्लिनिक्स तो अपना संभाल ही रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। तो सर ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब कितना डिसिप्लिन्ड आदमी हो आप कि आप कैसे ये मैनेज कर ले रहे हैं? अक्षय कुमार ने एक रील उनकी है, कभी देखिएगा, कि जो आदमी अपने लिए दिन में 1 घंटे नहीं निकाल सकता है ना, तो
उसको मर जाना चाहिए। उन्होंने इतने क्लियरली बोला है। तो मैं सभी को बोलता हूं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी पर्सन कितना भी बिजी हो, अल्टीमेटली किस चीज के लिए बिजी है? अपने ही लाइफ, अपने परिवार के लिए ना। तो जब उसी को आप सही नहीं रखोगे तो फिर बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए 1 घंटे अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। आप गेम खेलिए, जिम जाइए, रन कीजिए, जॉग कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ एक्सरसाइज के फॉर्म में 1 घंटे रोज जरूर कीजिए। आप हमेशा फिट रहेंगे। और जिस चीज के लिए कमा रहे हैं, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, रियल में तब उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और जैसे फिट रहने की बात है तो सबसे ज़्यादा फिट का कंसर्न होता है जो लोग थोड़े ओबीज होते हैं, थोड़ी बीएमआई ज़्यादा है, और मतलब मोटापा। वैसे तो हम मतलब आजकल ऐसा है कि आप किसी को बोलना भी थोड़ा ऑफेंस लगता है, बट जो रियलिटी है कि वो मैं भी एक टाइम पे 105 किलो का हुआ करता था, एंड आई नो फ्रॉम दैट टाइम, कॉलेज के टाइम पे, कि थोड़ा सा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एक एम्बैरेसमेंट होता है। अगर लोग प्लेफुल भी हो रहे हैं हमारे साथ, मतलब थोड़ा छेड़ दिया तो गुस्सा आ जाता था या एम्बैरेसमेंट हो जाती थी। एंड वो जब कोर्स चेंज हुआ मेरा, कि मैंने अपना फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दिया, जिम करा, खेला बैडमिंटन वगैरह, और जब दोबारा अपने शेप में आया, उसके बाद से मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आदमी शायद ही कोई मतलब इतना कॉन्फिडेंट रहता होगा कॉलेज में। और उसके बाद आफ्टर अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो होता रहता है, बट ओवरऑल मैं मैनेज कर लेता हूँ जैसे तैसे। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि जो लोग थोड़े ओबीज हैं, उनका कंसर्न है, एक डॉक्टर की तरह आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि मतलब ओबेसिटी से आप कंसर्न रहना चाहिए या फिर उसको माइंड नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब कैसे आप थोड़ा सा कन्वे करिए इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि 105 केजी के बाद इस सिचुएशन में आप बैठे हैं, तो इसका मतलब मोर और लेस डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, और सभी को ये चाहिए। जैसा आपने कहा कि ना, लोग माइंड कर जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं जितने भी ओबीज लोग हैं उनसे मैं आज ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ माइंड ना करें। जो आपकी ओबेसिटी या आपके मोटापे को आपको बता रहा है, इसका मतलब आपका शुभ चिंतक है। ठीक है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। ओबेसिटी बताना बॉडी शेमिंग में नहीं आता है। रंग भेद करना, हाइट पे भेद करना, और किसी भी चीज में जो आपको जेनेटिकली या किसी भी कंट्री में रहने की वजह से मिला, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल, आपका जीन का है, उस पे शेमिंग आप मान सकते हैं। लेकिन मोटापा आपकी खुद की देन है, तो ये बॉडी शेमिंग नहीं है, बेसिकली ये हैबिट शेमिंग है। बिल्कुल। और जो आदमी आपकी हैबिट पे आपको चिढ़ा रहा है, इसका मतलब वही आपका रियल दोस्त है। बिल्कुल। आज की डेट में हमारी लाइफ स्टाइल इतनी सीडेंट्री हो गई है कि सारा सामान मंगाने के लिए हमारे पास ऐप है, जाने के लिए गाड़ी है, चढ़ने के लिए लिफ्ट है, और खाने के लिए नेचुरल चीज मिल ही नहीं रही, पैकेज्ड चीज ज्यादा है। और यही हमारी ओबेसिटी का कारण है। और मैं आपको बताऊं, ओबेसिटी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बिल्कुल, वो आपकी सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है। बॉडी के जितने भी आर्गन हैं वो ओबेसिटी से अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। और खुदा न खास्ता कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती तो ओबीस लोग हमेशा हाई रिस्क में होते हैं, बिल्कुल, उनकी सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल। तो इसलिए आप ओबीज ना हो, इसकी आदत बचपन से ही डालें, अपने बच्चों में डालें, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार ले। और बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल, कैलोरी बैलेंस, इनपुट और आउटपुट का बैलेंस रखें। आप क्या खाते हैं और क्या एक्सरसाइज करते हैं, उससे जरूरी ये चीज करना कि जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं, शाम तक होते होते उतनी कैलोरी मोर और लेस बर्न हो जाए, तभी आप एक एवरेज नॉर्मल वेट मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और ये रफली होता है, ये नहीं कि हर रोज आप बिल्कुल से वो हैं, कभी कभी 2, 4, 5% दाएं बाएं चलता है, लेकिन मोर और लेस आपको कैलोरी बैलेंस करके रखना पड़ेगा। और ये वेट मेंटेन करना, फिट लाइफ स्टाइल मेंटेन करना कुछ दिनों का काम नहीं है, कुछ सालों का काम नहीं है, लाइफ लॉन्ग का काम है।
बिल्कुल। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग हमेशा चाहिए होती है तभी अच्छी चलेगी, तो बॉडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जो बहुत ही बहुत advanced लंबी है। चलती है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए भी अच्छी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो रेगुलर लाइफ लॉन्ग अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, और हेल्दी डाइट ये बहुत सिंपल चीज़ होती है। घर की बनी हुई सारी चीज़ लीजिए, पैकेज्ड चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए, जंक फूड बिल्कुल से मत लीजिए, शुगर बिल्कुल से मत लीजिए, क्योंकि ये सब वेस्ट कैलोरी, जंक बोलते ही इसीलिए इनको है। राइट। बाकी घर की बनी सारी चीज़ें आप ले सकते हैं मोरलेस एवरेज क्वांटिटी में, और रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए। सर, एज अ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन आप किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादातर ओबेसिटी से डील करते हुए देखते हैं, एंड आपका क्या मतलब उनके लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं आप? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखा जाए तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो बिंदास होकर के खूब खाते, कहते हैं भैया पिज़्ज़ा बर्गर के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है, हम हर हफ्ते में 3 दिन तो हम बाहर ही खाना खाते हैं, होटल में रहते हैं, दारू भी पीते हैं। एक्सरसाइज के नाम पे नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता है, उठ ही नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि भाई आपका तो भगवान ही भला कर सकता है, तो उनसे मैं सीधे हाथ जोड़ लेता हूं, नमस्ते। जब पहले इसको आप रिवर्स कर लीजिएगा तभी आइएगा, नहीं तो अदरवाइज आपका भगवान ही मालिक है। और ऐसे लोग लिप्टन टी बेच रहे हैं कि इससे पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा एंड दूसरी चीज ये हो, दूसरे उस तरह के लोग होते हैं कि जो ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हेल्दी डाइट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ओबीस है। तो उनके लिए कुछ किया जा सकता है, उनको कुछ वर्कअप करके उनके अंदर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। मोस्ट कॉमनली थायराइड के इश्यूज, थायराइड हो गया, कुछ कॉर्टिसोल लेवल का डिफरेंस हो गया, या कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में कितनी कैलोरी है। बिल्कुल। जैसे चॉकलेट खाया, थोड़ा सा ही खाया लेकिन कैलोरी काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो उनको अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि एक्सरसाइज इस तरह से करो, खाने को थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दो, तो वो बेटर हो सकते हैं। बिल्कुल। बट बीइंग ए प्लास्टिक सर्जन, एक अच्छा खासा इस समय पॉपुलेशन है जो एवरेज बॉडी वेट मेंटेन करता है, मतलब एक नॉर्मल बीएमआई रेंज मेंटेन करता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल भी उसकी है, लोग स्मार्ट हैं, बिल्कुल, रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जिम जा रहे हैं या जॉग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखेंगे जिम जाइए तो 80-90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बढ़िया उनका शोल्डर है, आर्म है, बढ़िया लेग है, बढ़िया चेस्ट है, बट उनकी टमी जरूर दिखती रहती है, टमी दिखता रहता है, फ्लैंक, लोअर बैक, या कभी कभी कुछ फीमेल्स में देखेंगे तो हिप एरिया में काफ़ी फैट होता है, कभी आर्म में काफ़ी फैट होता है। मतलब ये कि उनका बॉडी वेट रिलेटिवली नॉर्मल बीएमआई रेंज में मेंटेन है, बट कुछ एरियाज में वो फैट से जूझ रहे होते हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंट फैट नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान भी रहते हैं और कई बार डिमोरलाइज भी होते हैं। साला इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं बट फिर भी मजा नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि ये पर्टिकुलरली टमी, फ्लैंक, लोअर बैक या हिप्स या कई बार आर्म्स, ये सब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे जेनेटिक्स के द्वारा गवर्न होते हैं। बिल्कुल। हमारे इंडियन में टमी और फ्लैंक का एरिया बेसिकली स्टोर हाउस माना जाता है। बिल्कुल। फैट यहाँ पे सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी के अंदर नंबर ऑफ फैट सेल्स बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उस फैट सेल का साइज बढ़ता है, नंबर वही रहता है। और एक्स्ट्रा बॉडी वेट होने पर या एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने पर किस एरिया में कितना फैट जाएगा, ये हमारी जेनेटिक्स डिफाइन करती है। और इंडियन जेनेटिक्स में ये है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि फैट हमारा सबसे ज्यादा टमी में, फ्लैंक्स में या लोअर बैक में होता है, कभी कभी थाई एंड हिप्स में होता है। बिल्कुल। तो हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, ये एरिया गोडाउन की तरह से काम करते हैं और इन एरिया से काफी जूझना पड़ता है। तो जो लोग रफली 10% to 20% के बीच में बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करते हैं, वो भी इन एरिया के लिए जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल।
तो उन एरियाज में अगर उनको स्मार्टली अगर देखें तो प्लास्टिक सर्जन की हेल्प से उस एरिया को भी सेटल करके वो स्मार्ट बन सकते हैं, बिल्कुल देखने में और सुंदर लग सकते हैं, स्मार्ट लग सकते हैं, फिट लग सकते हैं, बिल्कुल, और उनका लुक बहुत ही इंप्रूव हो सकता है। बट एज ए प्लास्टिक सर्जन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो लोग जिम गोइंग हैं उनका जो टमी फैट है, जो रेजिस्टेंट फैट है, जिसको वो हटाना चाह रहे हैं, अपनी पूरा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एंड स्टिल वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उनके लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट रहता है सर? सबसे पहले ये बताया, जैसे मैंने बताया कि टमी, फ्लैंक्स और लोअर बैक एरिया एक गोडाउन की तरह से काम करता है, स्टबर्न फैट होता है, सबसे लास्ट में जाता है, और इवन लेस देन 10% बॉडी फैट होने के बाद भी इन एरियाज में काफी फैट होता है जो नहीं जा रहा होता है। तो उसको अगर आप हटाना चाहते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी चल रही है बिल्कुल, तो उसके लिए एक ही और बेस्ट सोल्यूशन होता है लाइपोसक्शन। राइट। तो लाइपोसक्शन के थ्रू उन सेलेक्टेड एरियाज से हम फैट को निकाल सकते हैं, आपके बाकी बॉडी कंपोजिशन को सेम रखते हुए। आपकी मसल, बोन, बाकी सब सारी चीज़ें वो सेम परसेंटेज को मेंटेन करेंगी, और वो सेलेक्टेड एरिया जहां पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है उसको हम निकाल करके कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि लाइपोसक्शन में एग्जैक्टली करते क्या हैं आप लोग, क्योंकि सर्जरी से सबके दिमाग में आता है कि खून और ये सारी चीज़ें, तो मतलब लोग डर जाते हैं काफ़ी टाइम बिफोर इवन अप्रोचिंग अ डॉक्टर। लाइपोसक्शन जैसा कि नेम, लाइपो मीन्स फैट, राइट, सक्शन मीन्स सक करके निकाल लेना, है सर्जिकल प्रोसीजर बट मिनिमली इन्वेजिव है। तो अगर हम बताएं कि जैसे हमको टमी या फ्लैंक का लाइपोसक्शन करना है तो सिर्फ 3 और 4 मिलीमीटर के 3-4 छेद करने पड़ते हैं, वो भी आपकी अंडरवियर लाइन के नीचे एरिया में 3-4 मिलीमीटर, मतलब वो फिंगर जो आप दिखा रहे हो उससे भी छोटे, इतना साइज का 3-4 मिलीमीटर का होल करते हैं, और जिस एरिया को लाइपोसक्शन करना होता है उस एरिया में कुछ ड्रग्स, मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें निगेटिव प्रेशर होता है और उस फैट को गला करके निकालने की कैपेसिटी होती है उस टेक्नोलॉजी और मशीन के साथ। बिल्कुल। तो उन सेलेक्टेड एरियाज से हम फैट को निकाल लेते हैं। सर, तो इसमें जैसे जब फैट निकल जाता है तो क्या जो ओवरलाइंग स्किन होती है क्या वो सैग कर जाती है, या फिर कैसे होता है, और उसका ट्रीटमेंट भी होता है क्या वापस से कुछ आपके पास? ऑब्वियसली एक लिमिटेड कंडीशन तक ही लाइपोसक्शन वर्क करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गई है तो लाइपोसक्शन जब हम कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम और कम हो गया तो वो स्किन और हैंग कर जाती है। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में हमको लाइपोसक्शन के साथ साथ टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी भी, मतलब स्किन को भी रीफिट करना पड़ता है। जैसे बॉडी वेट कम होने के बाद अगर आपका पुराना कपड़ा है तो उसको आप फिट कराओगे, बिल्कुल, तो एक तरह से स्किन भी आपके शरीर का एक कपड़ा है। राइट। तो आपका जब वेट, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यस, तो जब आपका उस एरिया से फैट कम हुआ तो एक सर्टेन परसेंटेज तक, मतलब जो लोग फिट हैं, जो लोग यंग हैं, उसमें स्किन की इलास्टिसिटी की वजह से रिक्वायर्ड टेंडेंसी होती है। ओके। तो नेक्स्ट आने वाले 3-4 महीनों में वो स्किन श्रिंक करके फिट हो जाती है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जो बहुत मोटे हो गए हों, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया हो, जिनकी स्किन एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपैंड कर गई हो, या जिनमें प्रेगनेंसी हुई हो, एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर, या कभी कभी जो लोग बहुत एजेड हो जाते हैं 50-60 साल के बाद, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा स्किन लूज हो चुकी होती है, तो अगर दिखता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था या स्किन बहुत लूज है, उस कंडीशन में हमको स्किन रीफिट करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी या बॉडी कंटूरिंग सर्जरी बोलते हैं। जिस भी एरिया में होगा उस एरिया में किया जा सकता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी के बाद, ओल्डर एज या बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लाइपोसक्शन, स्पेशली यंग एज के अंदर, स्किन की अपनी खुद की मेमोरी होती है, इलास्टिसिटी होती है, और यूजली वो 3-4-5 महीने में श्रिंक होकर के वो नए बॉडी का शेप ले लेती है। ये ब्यूटी है स्किन की।
एंड सर, जैसे फीमेल की आपने बात करी, तो थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा कि फीमेल्स जैसे खास करके जो मुझे समझ में आता है, जो प्लास्टिक सर्जन्स का जो क्लाइंट बेस होता है मेनली, वो होता है बिफोर वेडिंग वाली जो फीमेल्स होती हैं। तो अगर किसी को बिफोर वेडिंग करवाना है लाइपोसक्शन या इस टाइप की कोई इंटरवेंशन कोई लुकआउट कर रहा है, तो कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है उसके लिए? मेरे पास कई बार बहुत से लोग आते हैं कि मेरी 1 हफ्ते के बाद शादी है, लाइपोसक्शन कर दीजिए। या बहुत ज़्यादा ओबीस है, लाइपोसक्शन कराने आ जाते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा कि लाइपोसक्शन वेट रिडक्शन का कोई तरीका नहीं है। वेट आपका रिड्यूस होगा आपकी लाइफ स्टाइल से, आपकी डाइट से, आपकी एक्सरसाइज से। लाइपोसक्शन एक फिगर करेक्शन सर्जरी है कि आप मोर और लेस फिट हो, कुछ फैट एक्स्ट्रा दिख रहा तमी में, थाई में, फ्लैंक्स में, तो उनको आप निकलवा सकते हो, लेकिन उनकी रिकवरी की भी एक टाइमलाइन होती है। इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर। राइट। तो उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई घर में इवेंट है, शादी है, ब्याह है, आपका खुद का है या किसी और का है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कम से कम 3 महीने का टाइम आप लेके चलो, जिससे स्किन भी श्रिंक होकर के फिट आप दिखो। क्योंकि अल्टीमेटली आप सुंदर दिखना चाहते हो, बिल्कुल, आप फिट दिखना चाहते हो, तो वो स्किन श्रिंकेज का आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा। तो 3 महीने कम से कम लेके चलें, बेटर है थोड़ा सा ज़्यादा। सर, 2 पेशेंट केस में सिनेरियो समझने के लिए लोगों के लिए आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। एक पेशेंट ए है हमारा, जो रेगुलर जिम जाता है और फिर भी उसको कुछ रेजिस्टेंट फैट उसके डिफरेंट मतलब एब्डोमेन पे या फिर थाइज पे एक्यूमुलेटेड है, और वो आपको कंसल्ट करना चाह रहा है। और दूसरा पेशेंट है जो लेज़ी है, जो सिर्फ अपने लाइफ हैबिट्स या फिर फीडिंग हैबिट्स के वजह से ओबीज हो रखा है, और वो आपको लुकआउट करना चाहता है। तो दोनों के इलाज में फर्स्टली आप क्या एडवाइस करते हो जब आपके पास इस टाइप के पेशेंट ए वाली प्रोफाइल का पेशेंट आया एंड पेशेंट बी टाइप का आया, तो अप्रोच क्या रखते हो आप, उनको क्या समझाते हैं स्टार्टिंग में? पेशेंट ए के लिए तो मैं हाजिर हूं, और मैं तो उससे सिंपली कहूंगा कि अगर उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको सेटल करना चाहते हो, तो मैं उसको एग्जामिन करूंगा, और प्रेफरेबली उस कंडीशन में हम जो प्रॉब्लम एरिया है उसका लाइपोसक्शन करेंगे, उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। राइट। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा एजेड है, पोस्ट प्रेगनेंसी है, या स्किन की लैक्सिटी ज्यादा है, लूज स्किन ज्यादा है, हैंगिंग, तो लाइपोसक्शन के साथ साथ उस एरिया की टकिंग, टमी क्या है तो टमी की टक, या अदरवाइज बॉडी कंटूरिंग उसकी, मोस्टली पेट के लिए लोग परेशान होते हैं, तो उसमें टमी टक की जरूरत पड़ेगी। राइट। लेकिन जो पेशेंट बी कैटेगरी है, जो लेजी है, जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको मैं माफी चाहूंगा, उसके लिए उसको मैं सॉरी बोलूंगा, और उसको यही एडवाइस दूंगा कि भाई अगर आपको फिट और सुंदर दिखना है तो आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो लुक है उसको एक्सेप्ट करो, उसी में रहो। और अगर बी पेशेंट जो है हमारा, अगर वो आपकी बात से सहमत होता है और वो एक्सरसाइज करने लग जाता है एंड फाइनली अपना वेट रिडक्शन कुछ करता है, एंड मुझे ये समझना है कि किस लेवल पर वो पहुंच के फिर आपको अप्रोच कर सकता है? किसी भी लेवल पर। अब मैं आपको यहां बताता हूं बी पेशेंट को मैंने मना क्यों किया, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करना शुरू करेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं किसी भी स्टेज पे उसकी हेल्प कर सकता हूं। और ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ओबीज लोग होते हैं, वो डाइट एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, उनको फायदा नहीं दिखता, फिर छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के। उस कंडीशन में अगर मैं लाइपोसक्शन या टमी टक या उनकी कुछ हेल्प करूंगा, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, और वो और एक्सरसाइज करने के लिए बेटर करेंगे, और उनको एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बेटर आती है। क्योंकि कई बार ओबीस होने की वजह से जिनका चेस्ट में फैट बहुत ज़्यादा है, जिनकी टमी में फैट बहुत ज़्यादा है, थाई आपस में टकरा रही होती हैं, तो इसमें बेचारे कई बार कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर उनकी हेल्प की जाए लाइपोसक्शन करके, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, राइट, कि लगता है हमको बेनिफिट हुआ, तो वो और कर सकते हैं। तो अगर एक बार उसने ठान लिया कि हमको करना है, तो हम किसी भी स्टेज में उसकी हेल्प कर सकते हैं। राइट। लेकिन अगर उसने नहीं ठाना है, वो तो सोचता है हम लेजी ही रहेंगे, तो उनको अगर हम लाइपोसक्शन कर भी देंगे, उनको भी अगर हम लाइपोसक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा,
लेकिन फिर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे दोबारा और से। कुछ दिनों बाद फिर खा पी कर उतने ही बराबर मोटे हो जाएंगे। राइट, तो उनके लिए उस हेल्प की जरूरत नहीं है, वो वेस्ट है। बिल्कुल। ठीक है। एक और कंडीशन जैसे मैंने बताया, वैसे ही 2 कंडीशन मैं और लेके चलूंगा। एक तो स्पेसिफिक मैं मेल की बात करूंगा, एक मेल कंडीशन की स्पेसिफिक बात करूंगा, और एक फीमेल स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात करूंगा। एक मेल पेशेंट है जो बहुत ही टैबू लगता है, मतलब हम लोग भी वैसे तो मज़े मस्ती सब कर रहे हैं हम लोग, बट गायनेकोमैस्टिया जो मेल्स में होता है, वो मेल्स के लिए मतलब एक थोड़ा सा बहुत ही लोग शर्मिंदा होते हैं जनरली। मैं ये नहीं कहूँगा कि शर्मिंदगी का कारण होता है, बट नेचुरली जो मैंने देखा एज अ पेशेंट या फ्रेंड्स में भी अगर किसी को था तो थोड़ा शर्मिंदा होता था। और दूसरे साइड एक फीमेल पेशेंट है जो पोस्ट प्रेगनेंसी है, जिसने डिलीवर कर दिया है, एंड नाउ हर स्किन इज सैगिंग। एंड पहले तो लोग माइंड मतलब कुछ सोचते ही नहीं थे, पहले तो सर्विस में ही मुझे लगता है हमारी पेरेंट वाली जनरेशन ने अपना टाइम दे दिया है अपने बच्चों के, बट हमारी वाली जनरेशन कंसर्न्ड है, अपने बारे में भी सोचती है और मतलब अच्छा करना चाहती है, अच्छे से दिखना चाहती है। तो इन दोनों पेशेंट के एस्पेक्ट में मुझे एक बार सर क्लियर करिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा अपने बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और आज की डेट में, पुराने ज़माने में ना तो कैमरा हुआ करते थे, ना लुक की इतनी वैल्यू थी, ना इतने बाहर लोग निकल करके काम करते थे। इवन ड्रेसिंग स्टाइल ही पहले की डिफरेंट थी। बिल्कुल। अब चेंज है। अब लोग, सभी लोग चाहते हैं कि हम फिट दिखें, सुंदर दिखें, और इसमें किसी भी तरीके से कोई बुराई नहीं है और दिखना भी चाहिए। तो हम पहले केस पे आते हैं, गायनिकोमैस्टिया। शर्माने की क्या बात है? गायनिकोमैस्टिया, अगर आप सच में रेगुलर फिट एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको गायनिकोमैस्टिया है, तो ये डेवलपमेंटल कंडीशन है। बिल्कुल। वहां पर एक्स्ट्रा ग्लैंड है, एक्स्ट्रा फैट है, तो डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज कराएं। अगर किसी भी तरीके से कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होता है तो उसको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ठीक की जाएंगे और गायनिकोमैस्टिया की सर्जरी होगी, यही लाइपोसक्शन के थ्रू और ग्लैंड निकाल करके। तो ये चीज ठीक हो सकती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। डेवलपमेंटल कंडीशन, इसके अंदर कोई शेमिंग वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ राइट पर्सन पे राइट पहुंचना है। पर्सन पे जाना है। सबसे पहले तो शर्म छोड़नी है, और ये ट्रीटेबल कंडीशन है, तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और पूरी तरीके से ठीक होगा। 100% गायनिकोमैस्टिया के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बिल्कुल। अब दूसरी बात आती है फीमेल्स की। तो पहले लोग साड़ी का लपेट करके पेट के ऊपर ढक करके काम चला लिया करते थे, बट आज की ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट है। और प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में 10 kg के आसपास वेट बढ़ता है। बच्चे की और एमनियोटिक फ्लूइड या जो टमी का साइज बढ़ता है, वो बहुत ही ज्यादा और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बढ़ता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो टमी और स्पेशली लोअर टमी इतनी एक्सपैंड करती है कि मसल्स के साथ साथ स्किन भी स्प्रेड हो जाती है, और स्ट्रेच मार्क भी मैक्सिमम लोगों की इसीलिए पड़ते हैं कि स्किन के जो इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर्स है, वो फट जाते हैं या भसक जाते हैं, जिसको बोलते हैं, which is physiological also। यस। तो अगर किसी भी फीमेल को डिलीवरी के बाद वो चाहती है कि हमारा प्री प्रेगनेंसी वाला लुक आ जाए, तो 99% लोगों को प्लास्टिक सर्जन का सहारा लेने की जरूरत है, और लेना भी चाहिए, और वो पॉसिबल है। आप डिलीवरी के बाद प्री प्रेग्नेंट लेवल का लुक पा सकते हैं। जरूरत है प्रॉपर लाइपोसक्शन एंड टमी टक करने के लिए। तो वो सारे स्ट्रेच मार्क, सारी लूज स्किन, सारी एक्सपेंडेड मसल, ये सब सारी चीजें रिवर्ट कर दी जा सकती है टमी टक सर्जरी के थ्रू। सर कितना भी समझा लो लोगों को, पर एक डाउट हमेशा ये रहता है सर्जरी का नाम सुनते ही कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, पेन होता है या नहीं होता है, या फिर स्कार मार्क के बारे में क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा रिवील करिए। ऑब्वियसली कंसर्न होना भी चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस भी करना चाहिए, क्योंकि है तो सर्जिकल प्रोसीजर ही। बिल्कुल। छोटी सर्जरी है, मिनिमली इन्वेजिव है, और एक्सपर्ट हॉस्पिटल में और एक्सपर्ट हैंड में कॉम्प्लिकेशन तकरीबन 0 है, बट फिर भी है सर्जिकल प्रोसीजर। बिल्कुल। तो ये मान के चलना चाहिए। तो अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, मतलब आपकी कोई हार्ट डिजीज नहीं, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आप ओबीस नहीं हो, आपकी रीनल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायबिटिक नहीं हो,
जिन केसेस में हम लोग करते भी नहीं है या उसको प्रिकॉशन लेते हैं। हाँ। अदरवाइज ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। राइट। और स्कार की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया 3 to 4 मिलीमीटर के आसपास 2, 3, 4 छेद किए जाते हैं, और वो भी हिडन एरिया में, अंडरवियर लाइन के नीचे। बिल्कुल। वहां छेद करके लाइपोसक्शन करते हैं तो बाकी किसी भी एरिया में स्कार नहीं पड़ता है। और ये हिडन स्कार भी बहुत छोटे होते हैं और 6-8 महीने बीतते बीतते ऑलमोस्ट इनविजिबल हो आते हैं, कि बहुत ध्यान से देखा जाएगा तभी दिखाई पड़ेंगे, अदरवाइज स्कार नहीं दिखाई पड़े। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लाइपोसक्शन में स्कार इज नॉट ए प्रॉब्लम। राइट। विजिबिलिटी उसकी रिकवरी पूरे होने के बाद तकरीबन ना के बराबर होती है। अब बात आती है पेन की। एक इंजेक्शन लगता है, उसमें भी थोड़ा सा पेन तो होता ही होता है, और नो पेन नो गेन। और है सर्जिकल प्रोसीजर। फिर भी मैं बताऊं कि ये प्रोसीजर चाहे लोकल एनेस्थीसिया में हो चाहे जनरल एनेस्थीसिया में हो, ड्यूरिंग सर्जरी कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया में पर्सन होता है। राइट। ऑपरेशन के बाद कुछ इसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी मिली रहती है, 6-8 घंटे तो वैसे भी कुछ पेन नहीं होता है, बट नेक्स्ट 1 वीक तक थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है। वो डिस्कंफर्ट कितना होता है कि जैसे आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज न किए रहो, या कोई गेम नहीं आपने खेला है, और एक दिन जाकर के जिम में आप खूब एक्सरसाइज कर लो, तो बॉडी के उस एरिया में देखिए एक सोरनेस सी होती है। बिल्कुल। स्पेशली जब आप करवट बदलते हो या पोस्चर चेंज करते हो, तो नेक्स्ट 5-7 डेज के आसपास उसके अंदर एक माइल्ड सा डिस्कंफर्ट रहता है, स्पेशली पोस्चर चेंज करने के लिए करते समय। तो उतना टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके आगे आने वाला जो समय है वो काफी खूबसूरत है। होने वाला है। तो उस खूबसूरत फिगर के लिए इतना डिस्कंफर्ट आपको सहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इसकी रिकवरी के बारे में बता दूं, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि रिकवरी कैसी होती है। लाइपोसक्शन बेसिकली एक डे केयर प्रोसीजर होता है। मींस मॉर्निंग में एडमिट करते हैं और यूजुअली शाम तक डिस्चार्ज कर देते हैं। 2-3 घंटे की प्रोसीजर होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया का लाइपोसक्शन कर रहे हैं। और ऑपरेशन के समय ही जिस एरिया पे लाइपोसक्शन करते हैं उस एरिया के ऊपर एक कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं, कि जिससे वो स्किन श्रिंक होकर के उसमें ड्रेप कर सके। और ये कंप्रेशन गारमेंट आपकी बॉडी पर कंटिन्यूअस 5 to 7 डेज तक रहता है। अच्छा। मतलब जिस एरिया पर लाइपोसक्शन हुआ है उस एरिया पर कंटिन्यूअस 5 to 7 डेज के आसपास वो प्रेशर गारमेंट रहेगा। तो उस एरिया पे आप नहा नहीं सकते हैं। ओके। तो आपको अगले आने वाले अपने जो प्रोग्राम्स हैं कमिंग वीक्स में, उसको हिसाब सेट करना है कि 5-7 दिन आप नहा नहीं पाओगे। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग से, सर्जरी की नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप अपना ऑफिशियल एक्टिविटी सारी कर सकते हो। अच्छा। टेबल जॉब की एक्टिविटी सारी कर सकते हो, ऑफिशियल एक्टिविटी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम सारा कर सकते हो। जॉगिंग वॉकिंग 7 डेज पे तो आप 7 डेज के बाद जॉगिंग वॉकिंग ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनर स्टार्ट कर सकते हो। और 3 वीक्स तक फिनिश होते होते आप वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो आप लाइपोसक्शन के पहले कर रहे हो। तो 3 वीक्स पर आप पर्टिकुलरली पहाड़ पर चढ़ सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, लॉन टेनिस खेल सकते हो, जैसे आप पहले खेला करते थे। मतलब 3 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद लाइफ बदलने वाली है। बट ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि हमको स्किन को श्रिंक करना है। जैसे कपड़ा धुलने के बाद हम कपड़े पर आयरन करते हैं, स्किन पे आयरन नहीं कर सकते हैं, स्किन रिंकल्ड थोड़ा सा फील होती है क्योंकि वो श्रिंक करनी है उसको। इसीलिए कंप्रेशन गारमेंट पहनना जरूरी होता है। तो रोज नहाना धोना, उसके बाद अपनी उस स्किन पर मसाज करना और फिर कंप्रेशन गारमेंट पहन लेना, ये रफली 2 से 3 महीने के आसपास करना पड़ता है। बिल्कुल। और हेल्थ अवेयरनेस के लिए हमेशा मैं जब भी पेशेंट से इंटरेक्ट करता हूँ या उनके अटेंडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो उनको हमेशा ये बात ज़रूर समझाता हूँ कि आपकी कंप्लायंसी ट्रीटमेंट की जो कंप्लीट चीज़ है कि कंप्लीटली आदमी रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपके कंप्लायंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं लाइपोसक्शन के सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि लाइपोसक्शन हो गया, 3 वीक्स बीत गए, उसके बाद अगेन
एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपकी शुरू हो जानी चाहिए, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और लाइपोसक्शन एरिया पर मसाज एंड कंप्रेशन गारमेंट। मसाज एंड कंप्रेशन गारमेंट 3 मंथ के लिए, और हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग के लिए। मेंटेनेंस हर चीज की चाहिए होती है, तो वो मेंटेनेंस आपकी लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज के फॉर्म में होनी चाहिए। सर एक चीज़ मतलब हमेशा से मैं सोचता रहता था कि जब भी किसी प्लास्टिक सर्जन से ऐसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा तो मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार में हम देखते हैं स्टार्स के बॉडी एकदम 6 पैक और लगता है एकदम वैक्स से बनाया हुआ है, तो वो बॉडी जो है मतलब सबकी मतलब ड्रीम बॉडी होती किसी भी मेल की या फिर फीमेल्स में भी कि यार ऐसा करना है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल होता है फ्रॉम वर्कआउट, या कुछ लोगों में पॉसिबल होता है, या फिर इसमें भी आपका कोई इंटरवेंशन होता है, कोई रोल होता है कि आप लोग वैसे कार्व कर देते हो किसी स्टार को? इसमें थोड़ा सा हम इसकी एनाटॉमी समझाते हैं आपको। जो 6 पैक दिखता है वो बेसिकली आपकी टमी की कोर की मसल्स दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। सेंटर में लीनिया एल्बा एंड देन सेंटर में लीनिया एल्बा, दोनों तरफ लीनिया सेमिलुनरिस और बीच में वो रेक्टस के कट्स और ऑब्लिक्स के कट्स। बिल्कुल। तो ये सब में होता है, आप में भी है, हम में भी है, इनमें भी है, उनमें भी है, सभी में है। बिल्कुल। तो स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बिल्ट भी होती है, लेकिन वो बाहर कैसे दिखेगी, उसके लिए टमी का अगर इतना मोटा फैट रहेगा, जैसे हम कितने भी फिट हों, सामने हमने पर्दा लगा दिया तो क्या होगा, दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो लोग जिनके अंदर टमी में काफी फैट है, जो हमारी जीन में है इंडियन की, तो आप अंदर आपके 6 पैक्स है लेकिन बाहर दिख नहीं रही है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक्स अलाउ करती है कि उनका टमी का फैट का थिकनेस काफी कम हो, तो उनमें नेचुरली दिखाई पड़ता। ऑब्वियसली या तो अपने बॉडी के फैट का परसेंटेज आप 10%, 8%, 6% के आसपास कर लें, जो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको मेंटेन करना। 10% से नीचे बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिसमें मसल बनाने के बाद, कोर की एक्सरसाइज करने के बाद इतनी पतली लेयर हो, बट मैक्सिमम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर थिक फैट की लेयर होने की वजह से वो पैक्स दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली में पैक हैं आपके अंदर बट दिख नहीं रहे हैं, और यही प्लास्टिक सर्जन का रोल होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस थिक लेयर को थिन बना देते हैं, और जो आपकी पैक्स हैं उस पैक को और ऑगमेंट कर देते हैं। राइट। मतलब ये हुआ कि जो अल्ट्रा या हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन है, या इसको लाइपो स्कल्पचरिंग भी बोलते हैं, कि हम उसको सिंपली थिनिंग के साथ साथ स्कल्पटिंग भी करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा फैट निकालते हैं। तो जैसे सेंटर वाले एरिया जो लीनिया एल्बा है वहां से फैट एक्स्ट्रा निकालते हैं, लीनिया सेम्युलेनरिस से ज्यादा फैट निकालते हैं, और उसके जो नेचुरल कट्स बने हुए हैं पैक्स वाले, उनमें थोड़ा और फैट निकाल देते हैं। तो उसी लुक को हम और ऑगमेंट कर देते हैं और विजिबल बना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है यहां पर कि जो सोना होगा उसी को चमकाया जा सकता है। तो ये चीज लाइपो स्कल्पटिंग या हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन उन्हीं लोगों में किया जा सकता है जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जो अच्छा कोर मेंटेन करके रखे हुए हैं, जो अच्छी मसल बना के रखे हुए हैं। उन लोगों के अंदर ये पॉसिबल नहीं है जो बड़ी सी टमी लेके घूम रहे हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल। उनके लिए वही लाइफ स्टाइल। तो जो लोग खुद मेहनत करते हैं बट उस लुक में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल, उनको हम हेल्प करके पहुंचा दे। तो हॉलीवुड बॉलीवुड में भी यही होता है। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं मैक्सिमम लोग प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं उस लुक के लिए, लेकिन मेहनत भी करते हैं। आप मैक्सिमम सेलिब्रिटीज को देखोगे तो जिम के अंदर अपने लुक के लिए 2 से 3 घंटे स्पेंड करते हैं, और उसके बाद भी वो कट्स चाहिए होते हैं। तो जब वो मिल जाता है तो दोनों चीजें मिलकर के एक मस्त लुक देते हैं। सर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप अपने सेलिब्रिटी कुछ पेशेंट्स को रिवील करेंगे? नहीं, किसी का नाम रिवील करने की जरूरत नहीं है, बट ये मान के चलिए कि 90% सेलिब्रिटीज इस लाइपो स्कल्पटिंग का सहारा लेते हैं, और लेना भी चाहिए।
जब आप मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल, तो उसके रिजल्ट को और रिफाइन करके, उसको चमका करके, पॉलिश करके दिखाने में कोई हर्ज नहीं है और करना भी चाहिए। बिल्कुल। क्या सर, एक और चीज़ समझनी थी मुझे कि ऐसे कितना साईफाई लग रहा है ना आपकी बातें सुन के कि लाइपोसक्शन है कि एक छोटा सा 3 mm का छेद किया और वहाँ से पूरा सक आउट कर लिया है कि लिपिड। तो एक तरीके से जो नहीं जानते हैं, या जब तक मैं मेडिकल फील्ड में नहीं था मुझे भी कितना वो लगता था कि कितना साईफाई है ये, और है भी साईफाई, बट उसको हमने एग्जैक्टली मतलब कर लिया है और आप कर भी रहे हो अपने डेली रेगुलर प्रैक्टिस में भी। तो थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि क्या लाइपोसक्शन ऐसा है कि किसी भी बॉडी पार्ट में आपका फैट हो, वहाँ से आप फैट को एलिमिनेट कर सकते हो, या आप कोई पेशेंट सिलेक्शन में ऐसी चीज़ें देखते हो, मतलब कैसे करते हैं? बेसिकली अब यहाँ पर समझिए कि बॉडी के किसी एरिया से लाइपोसक्शन किया आ सकता है, दिस इज पॉसिबल। टमी से, फ्लैंक से, जो कॉमनली होता है वो टमी, फ्लैंक, लोअर बैक, आर्म, थाई, हिप, बटक्स, ओके। ये कॉमन एरिया होते हैं। और कभी कभी ये डबल चिन दिखाई पड़ती, सबमेंटल एरिया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बॉडी के किसी भी एरिया में जहां पे लोकलाइज्ड फैट डिपोजिशन है, जो आपको ऑड लग रहा है, उन सारे एरिया से लाइपोसक्शन किया जा सकता है। बट एंड दोनों एक लिमिट है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी पूरी बॉडी को एक साथ लाइपोसक्शन कर दिया, नहीं। सेफ्टी सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। तो एक अपर लिमिट होती है एरियाज की भी और लीटर्स की भी। तो एक सेफ लिमिट क्या है कि 6 से 10 लीटर के बीच में, ओके, 6 से 10 लीटर के बीच में ही सेफ होता है। हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं कि इतने लीटर तक फैट एक बार में निकाला जा सकता है। इससे ज्यादा निकालना है तो हमको 3-4 महीने के बाद किसी दूसरे एरिया में करना पड़ेगा। ओके। तो 2 या 3 एरिया को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं और 6 से 10 लीटर के आसपास फैट निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फोटोकॉपी मशीन है, इधर से हमने डाला और उसको परसेंटेज रिड्यूस करके इधर से निकाल दिया, नहीं। कुछ सर्टेन एरिया से और अपर लिमिट, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है। इससे कुछ बॉडी में डिस्मॉर्फिक बॉडी दिखने का कुछ रिस्क रहता है क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशन? वो हम होने ही नहीं देते ना। ऐसा नहीं करते हैं कि आपको एक जगह से पूरा फैट निकाल दिया, बाकी जगह पे आप हो, क्योंकि वो पेशेंट ही बैड होते हैं। उस तरह के पेशेंट पे लाइपोसक्शन करना ही नहीं पड़ता है। तो लाइपोसक्शन करते ही उसी एरिया में जो ऑलरेडी डिस्प्रोपोर्शनेट है। ओके। तो एक्चुअली उस डिस्प्रोपोर्शनेट वाले पोर्शन को लाइपोसक्शन करके हम प्रोपोर्शनेट बनाते हैं, जिससे आप स्मार्ट दिख सको। तो पेशेंट सर आपके पास आया और उसने आपसे लाइपोसक्शन या आपकी कोई ऐसी फैट लूज करने वाली कोई ट्रीटमेंट आपसे ली उसने, तो क्या ये फैट दोबारा आ जाता है या फिर इसमें कैसे रहता है सर? जैसे मैंने आपको बताया कि पैदा होने के बाद हमारी बॉडी में फैट सेल्स के नंबर कांस्टेंट रहते हैं। ओके। तो आप चाहे बच्चे थे अभी और बुढ़ापे तक, आपके बॉडी में नंबर ऑफ फैट सेल्स कांस्टेंट रहेंगे। बिल्कुल। तो ओबेसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उस फैट सेल्स का साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम पूरा बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो जिन एरिया से हम लाइपोसक्शन करते हैं वहां फैट के साथ साथ हम उसकी फैट की सेल्स भी निकाल रहे हैं। ओके। तो जब पैकेट्स ही नहीं रहेंगे तो वहां पर होगा? डिपॉजिट कहां होगा? बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक कैच है। जिन एरिया में हम लाइपोसक्शन करते हैं उस एरिया में फैट सेल्स निकल जाने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की फैट गेन करने की टेंडेंसी काफी कम हो आती है। ओके। लेकिन जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरी खा रहे हो वो तो आप ही की शरीर में डिपॉजिट होगी। जिन एरिया में लाइपोसक्शन किया गया वहां पे कम डिपॉजिट होगी, वहां पे परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। लेकिन बाकी एरिया अमर थोड़ी है, तो बाकी जगह डिपॉजिट होगी। जैसे टमी का किया, फिर भी आप खाए जा रहे हो तो थाई में, आर्म में, यहां पर बैक में डिपॉजिट होगा। इसलिए जरूरी यह है कि टेंडेंसी कम हो गई हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अपना कैलोरी का बैलेंस मेंटेन रखो जिससे बाकी एरिया में भी फैट डिपॉजिट ना हो। अगर आप इस चीज के डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे देन यू कैन बी डिस्मॉर्फिक। ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा कैलोरी कोई और नहीं ले सकता है, कोई और नहीं शेयर कर सकता है। बिल्कुल। वो आप ही की बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे। राइट। लेकिन थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उस एरिया की, भाई टमी में ही सबसे ज्यादा फैट आता है,
उस एरिया से लाइपोसक्शन हो गया तो आपका थोड़ा बहुत बॉडी फैट परसेंटेज चेंज भी होता है, गेन भी करते हो, तो उस एरिया में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपकी टमी फिर भी स्लिम ही दिखाई पड़ेगी। सर्जरी से डरने का एक मेन रीज़न सर पेशेंट्स में एनेस्थीसिया का भी होता है। एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मैं भी जब न्यूज़ देखता हूँ तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आती है जो मुझे पता होता है कि बाकी रीडर्स को नहीं समझ में आ रही होगी। जैसे लास्ट ईयर ही एक केस बहुत पॉपुलर हुआ था कि 2 इंजीनियर्स थे जिनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनकी डेथ हो गई थी, और वो एक मतलब रीसेंट ऐसा इवेंट था जिससे लोग एनेस्थीसिया से डरते हैं, क्योंकि जब आगे बात पता चली थी तो रीज़न ऑफ डेथ जो था वो सर्जरी नहीं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं, वो एनेस्थीसिया का गलत एडमिनिस्ट्रेशन था। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में हेयर ट्रांसप्लांट और लाइपोसक्शन के बाद डेथ रिपोर्टेड है, बट कहां? वहां जब लोगों ने सैलून में या छोटी सी क्लिनिक में सर्जरी कर दिया, जो सर्जरी करने के लिए उनका सेटअप रेडी ही नहीं है। बिल्कुल। या ना ही कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने के लिए। यस। और ना जितने भी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं उसके अंदर करने वाला पर्सन वाज नॉट अ डॉक्टर, नॉट इवन अ डॉक्टर। आप अपने शरीर को किसी मिस्त्री को दे दोगे, किसी टेक्नीशियन को दे दोगे, किसी सैलून में जाकर के लाइपोसक्शन हेयर ग्राफ्टिंग कराओगे तो आपको क्या मिलना है? एक नॉर्मल आदमी अपने मोबाइल की भी रिपेयरिंग सैमसंग का है तो सैमसंग में कराएगा, आईफोन है तो आईफोन में कराएगा, बट अपने शरीर को कहीं भी दे देता है जस्ट कि कुछ पैसे बच जाएंगे। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर है और सेफ हॉस्पिटल सेटअप है तो लाइपोसक्शन और हेयर ग्राफ्टिंग दोनों ही बहुत ही सेफ सर्जरी है। कभी इसके अंदर प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया आज की डेट में बहुत सेफ हो चुका है। आपको पता होगा कि सर्जिकल मशीनों से ज्यादा कॉस्टली आज की डेट में एनेस्थीसिया की मशीनें और मेडिकेशन हैं। राइट। तो सही हैंड में, सही हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया एंड सर्जरी बहुत ही सेफ है। तो कभी भी लाइपोसक्शन और हेयर ग्राफ्टिंग इतनी सेफ प्रोसीजर है कि सेफ हैंड में, क्वालिफाइड हैंड में कभी कोई सीवियर वाला कोई रिस्क नहीं होता। और ऐसे इवेंट जब होते हैं तो काफ़ी ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि इस इवेंट के बाद जैसे एनेस्थीसिया में बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या फिर ऑन कॉल प्रैक्टिस करते हैं, दे यूज्ड टू टेल मी कि मतलब अब इवन जो है एस्थेटिक क्लिनिक से भी कॉल आते हैं उनको, ताकि कोई भी प्रोसीजर है तो उसको जो है एनेस्थीसिया वाले के या तो पीएसी करवा के रखते हैं या फिर उनके प्रेजेंस में ही वो पर्टिकुलर। देखिए, ये हेयर ग्राफ्टिंग हो चाहे लाइपोसक्शन हो, एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो इसको हमेशा हॉस्पिटल सेटअप में करना चाहिए, ना कि क्लिनिक सेटअप में। क्योंकि अगर इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लेंगे कि सर्जिकल प्रोसीजर हमेशा हॉस्पिटल सेटअप में और क्वालिफाइड हैंड में कराना चाहिए, ना कि क्लिनिक में जो शाम को बंद हो जाती है, बिल्कुल, और ना ही किसी सैलून में। बिल्कुल। सर शॉर्ट में मुझे एक समराइज करिए आप एक बार कि जो लाइपोसक्शन का तरीका है ये, इसको हम मतलब शॉर्टकट बोलेंगे या फिर एक स्मार्ट चॉइस बोलेंगे? शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं उनके लिए लाइपोसक्शन है ही नहीं। लाइपोसक्शन हमेशा एक स्मार्ट चॉइस है कि आप ऑलरेडी फिट हो, लाइफ स्टाइल आपकी मेंटेन है, बट जो चीज हिंडर कर रही है, मेहनत करने के बाद भी जो सफलता नहीं मिल रही है, उस सफलता के लिए लाइपोसक्शन है। तो हेल्दी चॉइस, हेल्दी लाइफ स्टाइल होने के बाद भी जो चीज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो स्मार्ट चॉइस होने की वजह से आपको मिल सकता है। तो अगर एक पेशेंट आपके पास आया जो ओलंपिक लगा के या मंजोरा जैसी कोई इंजेक्शन लेकर वेट लॉस की, और आपके पास आता है कि अब लिपोसक्शन कर दो कि मैं पतला हो रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या आप उसको मतलब ट्रेस कर सकते हो कि कुछ फाउल प्ले है या फिर नहीं? ये फाउल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कभी उसने मंजारो लेकर के या जितनी भी वेट लॉस मेडिसिन है या वेट लॉस सर्जरीज है, जैसे मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं, उसको लेकर आया है, तो सबसे पहले उसको समझनी कि ये सब सारी चीजें जो हैं, चाहे मंजारो हो चाहे वेट लॉस सर्जरी हो, ये सब हेल्प करने का तरीका है, अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये आपको हेल्प करेंगी बॉडी वेट रिड्यूस करने में, जिससे आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल वापस पा सको। अल्टीमेटली आपकी डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, क्योंकि आप वो डिसिप्लिन में नहीं आओगे तो फिर से वेट रीगेन होना
बिल्कुल तय है। जो दूसरी बात, जब इस तरह से बॉडी वेट होता है, जो मेडिकल मेटाबॉलिक सर्जरी या वेट लॉस पिल से लेते हैं, वो यूजली स्किन उसके अंदर काफी लूज होती है, तो वो सिर्फ लाइपोसक्शन से उनका भला नहीं होता है। उनको लाइपोसक्शन के साथ साथ बॉडी कंटूरिंग सर्जरी, चाहे टमी टक, एब्डोमिनोप्लास्टी या जो कुछ भी बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज होती हैं, उसको भी करना पड़ता है, क्योंकि वो स्किन को भी रीफिट करना है अल्टीमेट। सिंपल भाषा में सर ये जानना है मुझे कि लाइपोसक्शन के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन से पेशेंट्स होते हैं? वो कैंडिडेट जिनकी डाइटरी स्टाइल अच्छी है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी कुछ एरियाज में स्टबर्न फैट से सफर कर रहे हैं, वो परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं। सर मुझे ये समझना है कि कोई पेशेंट अगर आपके पास आया तो क्या उसको मतलब ये जो आपके ट्रीटमेंट हैं, लाइपोसक्शन, टमी टकिंग और बॉडी कंटूरिंग, तो क्या ये तीनों ही प्रोसीजर करवाने ही पड़ते हैं, या फिर आप पेशेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि किसे टमी टक की जरूरत है, किसे लाइपोसक्शन की और किसे बॉडी कंटूरिंग की? ऑब्वियसली कोई भी दो पेशेंट सेम पेशेंट नहीं होता है, और सारे ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम पेशेंट को सबसे पहले देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, नीड क्या है, डिफॉर्मिटी क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इसको लाइपोसक्शन करना है, लाइपोसक्शन प्लस टमी टक करना है, लाइपोसक्शन प्लस एक्सटेंडेड एब्डोमिनोप्लास्टी करनी है, या लाइपोसक्शन प्लस और भी बॉडी कंटूरिंग सर्जरी करनी पड़ती है। ये हर पेशेंट में डिफर करता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, देयर फाइंडिंग्स, देयर रिक्वायरमेंट। सर एक लाइन में मुझे ये बताइए कि टमी टक के लिए कौन से बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं? वही सेम कैंडिडेट जो लाइपोसक्शन के लिए बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, जिनकी एक्सरसाइज की हैबिट अच्छी है, बट समहाउ प्रेगनेंसी की वजह से, एजिंग की वजह से उनकी टमी की स्किन भी थोड़ा लूज है और हैंग कर गई है, तो वो टमी टक के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। और पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी जो टमी होती है, जिसको लोग छुपा करके घूमते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण होती है। वो टमी टक के थ्रू अपनी नियरली प्री प्रेग्नेंट लेवल वाली जो टमी होती है, उसको पा सकते हैं। क्या सारे हार्ड वर्किंग जो जिम गोअर्स हैं, क्या सब लोग वो ड्रीम 6 पैक्स वाली बॉडी और मस्त चेस्ट वाली बॉडी पा सकते हैं? अगर वो अपनी कोर की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, उसके बाद भी अगर उनकी 6 पैक्स नहीं दिख रहा है, तो अल्ट्रा या जिसको हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन बोलते हैं, उसके थ्रू एब एचिंग करके वो 6 पैक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मेरे फ्रेंड की शादी है और उसका कॉल आया था जब उसको पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट है मेरा, तो उसका ये था कि शादी है और कितने जल्दी मैं अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ सर का, कि मतलब एक पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो पाए उसका। अगर आप किसी शादी ब्याह या किसी इवेंट के लिए लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं, तो कम से कम 3 महीने का टाइम रिकवरी के लिए लेके चलिए। नॉट फॉर पेन बट फॉर अ गुड लुक, स्किन श्रिंकेज, और जिस एरिया में लाइपोसक्शन हुआ है वो देखने में रिकवर होकर खूबसूरत दिखना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको अगर बच्चे कह दें कि हम वेट लॉस नेचुरल नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत वर्कआउट कर लिए, बहुत मेहनत कर लिए, बट नहीं कर पा रहे हैं, बट पेरेंट्स उनके कह रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, सर्जरी होनी है और तुम कह रहे हो कि ऐसे ही हो जाता है। तो इस कंडीशन में मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि एक एक्सपर्ट एडवाइस ले। अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है, उसको मोटिवेट किया जा सकता है, और एक्सरसाइज और सही गाइडेंस देने के लिए। और उसके बाद भी थोड़ा बहुत एरिया में बचता है और वो बच्चा 18 साल से ऊपर है एडल्ट कैटेगरी में, तो उसको एक लाइपोस्कल्पटिंग की हेल्प से और इम्प्रूव किया जा सकता है। उनको समझने की जरूरत है कि एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन किसी पैथोलॉजी की ट्रीटमेंट में भी उतना ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो आपके बच्चे के केस में जो लाइपोसक्शन का रास्ता देख रहा है, ऑप्ट करना चाह रहा है, उसके लिए है। तो एक्सपर्टीज वही है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। बिल्कुल, काउंसलिंग की जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है। क्या प्रेगनेंसी के बाद के जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं फीमेल बॉडी में और स्किन भी लूज हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, काफ़ी कॉमन है,
तो इसका कुछ ट्रीटमेंट है सर प्लास्टिक सर्जरी में? प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बाद लोअर टमी की स्किन का लूज होना, हैंग करना और स्ट्रेच मार्क करना एक नॉर्मल कंडीशन है और सभी में होता है। शायद ही 2-4-5% होते होंगे जिसके अंदर स्ट्रेच मार्क नहीं पड़ता या टमी लूज नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्री प्रेग्नेंट लेवल की स्किन या टमी का लुक चाहिए तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज है, आपकी एक्सरसाइज के अलावा टमी टक। और बिना टमी टक के आप प्री प्रेग्नेंट टमी नहीं पा सकते हैं। काफी लोग का ये रहता है कि बाकी बॉडी तो दे लाइक की जो शेप है उनका, बट ये जो डबल चिन होती है ना वो बहुत कंसर्निंग होती है उनके लिए। क्या उसमें लाइपोसक्शन हेल्प कर पाता है? बिल्कुल, डबल चिन भी एक लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिशन है और उसमें लाइपोसक्शन की हेल्प से उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स में चिन छोटी होती है, इसकी वजह से डबल चिन दिखाई पड़ता है, तो उसकी कंटूरिंग अलग से करते हैं। सर मान लिया आपकी बात, लाइपोसक्शन करवाना है किसी पेशेंट को, बट उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिलेक्शन का, कि सेलेक्ट कैसे करें कि कहाँ पे करवाए, किससे करवाए। इसके लिए आप मतलब पेशेंट को क्या सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो लाइपोसक्शन सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड है। ओके। तो आपको एक कोई भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन पकड़ना पड़ेगा जिसकी MCH या DNB क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर लाइपोसक्शन। नॉट इवन ए जनरल सर्जन? नो, नॉट एट ऑल। तो सबसे पहले आप एक क्वालिफाइड MCH या DNB प्लास्टिक सर्जन ढूंढें। दूसरा, एक हॉस्पिटल ऐसा सेलेक्ट करें जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हो, मतलब सेफ हॉस्पिटल हो। बिल्कुल। तो आप ये दो चीजें अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सेफ हैंड में हैं। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ जानने को मिला, एंड आई होप कि दोबारा हम मिलते रहें, ऐसी कॉन्वर्सेशन होती रहें। एंड सर एक एंडिंग नोट जो है हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ कुछ बताइए। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। प्लास्टिक सर्जन इन सब सारे प्रोसीजर के थ्रू आपको हेल्प कर सकता है, बट उसको मेंटेन करना, उसको आगे ले जाना सिर्फ आपकी डिसिप्लिन कर सकती है। तो अपनी डिसिप्लिन को जरूर याद रखें। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।